हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो? होपफुली सब बहुत बढ़िया होंगे। आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी और आप कर रहे होंगे सीटेट या यूपीटेट एग्जाम की तैयारी। तो आपकी तैयारियां एकदम मस्त और जबरदस्त चल रही होंगी। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप सीटेट और यूपीटेट प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूँ, क्वेश्चन ऑफ लेवल बताने वाला हूँ कि सीटेट या यूपीटेट जो होने जा रहा है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। मतलब मैं आपको कुछ थोड़े से क्वेश्चन बताने वाला हूँ। मतलब मात्र सीडीपी के 5 क्वेश्चन बताऊंगा और हिंदी के 2-4 बताने वाला हूं। मतलब छोटी सी वीडियो है आपके लिए, बहुत ज्यादा मोस्ट यूजफुल होने वाली है। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो सीटेट और यूपीटेट जो आप तैयारी कर रहे हो तो आपकी एक अप्रोच डेवलप हो जाएगी कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। क्लियर? आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। होपफुली क्लास आपको बहुत ही बेहतर लगेगी। सीटेट धमाका आज की क्लास जो है, यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे और वो क्वेश्चन के माध्यम से आपको सारे क्वेश्चन आप लेवल समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कहते आते हैं सीटेट और यूपीटेट में। क्लियर? चलो, अगर आप पहली बार आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये कोई कहने की बात है नहीं। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो फिर आप कर दीजिएगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा तक रहे हैं, अगर आप किसी टीचिंग बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं, तब भी आप इजीली मेरे से कनेक्ट हो जाइएगा। हम डे बाय डे आपके सारे डाउट सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। डे बाय डे मैं एम अ लर्नर, मैं हमेशा सीखता हूं और सिखाता हूं। यही मेरी चीजें हैं, यही मेरा एटीट्यूड है और यही आपका भी होना चाहिए कि इंसान जो होता है वो सिखाता है और सिखाता रहता है ना। तो चलते फिर, तैयारी आपकी बढ़िया चल रही होगी। क्वेश्चन को पढ़ लेते हो। पीपीटी बहुत बेहतर तरीके से बनी हुई है, सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से हैं और हम उस तरीके से पढ़ने वाले हैं कि जैसे मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा है उसके बाद में उससे रिलेटेड अगर कोई दूसरा भी क्वेश्चन आएगा तब भी हम लोग इजीली कर पाएंगे। मतलब रोट मेमोराइजेशन हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपने ये छोटी सी इंफॉर्मेशन वीडियो देख ली तो आपकी एक अप्रोच और एक डायरेक्शन जो है वो फिक्स हो जाएगी कि आपको इस राह पे चल के ऐसे ऐसे तैयारी करनी है। चलिएगा, अब क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। चलो देखो, पहले मैं बात करूं, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा। अगर आप सीटेट और यूपीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं तो आप ये मेरी बात जो है थोड़ा सा सुनने की कोशिश कीजिए, ताकि सारी बातें आपको समझ में आ जाएं। देखो, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हो वो सही रहा है कि नहीं। मतलब जिस प्लेटफॉर्म से या जिस बुक से डिस्कस कर रहे हो, जिस बुक से पढ़ रहे हो आप, क्या वो बुक जो पढ़ रहे हो उसके जो क्वेश्चंस आप डिस्कस कर रहे हो क्या वो सीटेट में आएंगे। मतलब अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में पढ़ना है तो आप उसके लिए वीडियो देख लीजिए मेरे। मतलब मैंने डाले हुए, मैंने अप्रोच बताई हुई है कि किस तरीके से आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हो, समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। लिखा हुआ है कि फॉलोइंग लेव-वागोस्की थ्योरी अ टीचर शुड, यानी लेव-वागोस्की जो है एक रचनाकार है। कौन है? एक रचनाकार है। इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग एक टीचर को क्या करना चाहिए। लिखा हुआ है कि फॉलोइंग लेव-वागोस्की थ्योरी अ टीचर शुड, यानी एक अध्यापक जो है उसको क्या करना चाहिए, बताइएगा। वेगोस्की की बात करिए तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक रचनाकार हुए हैं जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया हुआ है, वेगोस्की ने। और इन्होंने कहा है कि बच्चा जो होता है अपने सांस्कृतिक संदर्भ से, यानी अपने परिवेश से जहां वो रहता है उनसे अंतः क्रिया करके, यानी इंटरैक्शन करके सीखता है बच्चा। क्लियर? ये बोला है वेगोस्की ने। अब देखो, लिखा हुआ है कि वेगोस्की के अनुसार टीचर को क्या करना चाहिए। देखो ऑप्शन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है कि संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करनी चाहिए। अब पाठ का मतलब होता है मचान, मचान का मतलब होता है ढांचा, ढांचा का मतलब होता है स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है सपोर्ट। मतलब आपने एज अ टीचर बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट दिया हुआ है और बच्चा कहीं पे अटक रहा है, तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी अगर आप उसको सपोर्ट दे दोगे, थोड़ा सा उसको मदद दे दोगे, थोड़ी सी उसको हिंट दे दोगे, थोड़ा सा उसको संकेत दे दोगे, इशारे कर दोगे, तो बच्चा जो है महारत हासिल कर लेगा अपनी चीज में। क्लियर? यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। मतलब मैं कह रहा हूं कि आपने बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट दिया हुआ है और वो सॉल्व करने में कहीं पर उसको दिक्कत आ रही, तो आपने क्या किया, थोड़ा सा उसको सपोर्ट कर दिया, तो उसने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये है मचान। वेगोस्की की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मचान बोलते हैं, ढांचा भी बोलते हैं। तो मे भी ये वेगोस्की के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिर भी हम आगे देख लेते हैं, क्योंकि ये सीडीपी का क्वेश्चन है, क्योंकि सीडीपी में कभी कभी हमको चारों बेटर दिख सकते हैं, फिर भी हमको बेस्ट के साथ जाना होता है। चलो, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों के बीच सहभागिता और चर्चाओं पर प्रतिबंध। आपको बिल्कुल भी प्रतिबंध नहीं लगाना है, उनको ओपन एंडेड माहौल देना है कि बच्चे आपस में बात करें, इंटरैक्ट करें, है ना, कोलैबोरेट करें, डिस्कशन करें, जिससे क्या होगा, उनका नॉलेज होगा और बेटर होगा। क्लियर? यानी यहाँ पे कहने का मतलब हुआ कि अगर आप बच्चों में सहयोगात्मक अधिगम करा रहे हो, आपस में डिस्कशन करा रहे हो, डिबेट करा रहे हो, जिसके माध्यम से बच्चे एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वहां से क्या होता है, वो बच्चे अपने आप को असेस कर पाते हैं, अपना आकलन कर पाते हैं कि हम कितना पानी में हैं, है ना। क्योंकि बच्चों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में तो कंफर्टेबल होंगे, है ना, जो मन में आएगा वो बोलेंगे, उनके सामने चर्चा करेंगे। तो ये बात हमारे लिए बिल्कुल गलत है, आपको प्रतिबंध तो बिल्कुल नहीं लगाना, है ना, उनको मौका दीजिए बोलने का। ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा हुआ है, विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों के पूर्ण हस्तक्षेप की प्रणाली अपनानी चाहिए। यानी जो विद्यार्थी होते हैं उनकी लर्निंग की प्रक्रिया, अधिगम का मतलब होता है जब आप रूल रेगुलेशन के कुछ द्वारा कुछ सीखते हो। अर्जन का मतलब होता है जब अपने स्वाभाविक स्वभाव के द्वारा कुछ सीखते हो, जैसे अपने परिवार जो है आपका,
उसमें आप बोलचाल के माध्यम से आसपास के जो लोग हैं उनसे इंटरैक्ट करके सीख जाते हो, बिना रूल रेगुलेशन के सीख जाते हो। लेकिन अधिगम की प्रक्रिया होती है जब आप कुछ सीखते हो, जैसे मान लीजिए आप सेकंड लैंग्वेज को सीख रहे हो, किसी भाषा को सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो आप उनके नियम कानून थोड़ा बहुत पढ़ते हो, है ना? तो ये होता है अधिगम। और यहाँ पे कह रहे हैं कि विद्यार्थियों की जो अधिगम होता है, विद्यार्थियों की जो लर्निंग होती है, जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती है, उसमें कह रहे हैं वयस्क जो होते हैं अहस्तक्षेप प्रणाली है। वयस्कों की अहस्तक्षेप प्रणाली क्यों अपनाओगे? है उनकी मदद होनी चाहिए यार मेरे, है ऐसा क्यों होगा कि वयस्क जो होंगे वो हस्तक्षेप करेंगे, अहस्तक्षेप करेंगे, ऐसा क्यों? ये तो गलत बात है ना। आगे डी में लिखा हुआ है विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए बारंबार नकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। यानी यहाँ पे कह रहे हैं, देखो ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला, बहुत ही बेटर लिखा हुआ है, आप पढ़ पाएंगे, होपफुली जवाब दे पाओगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनका कहने का मतलब विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए, मतलब बच्चा जो है किसी भी परिवेश से क्लासरूम में आया हुआ है, उनको क्या करें, बारंबार आप नकारात्मक पुनर्बलन देना चाह रहे हो, मतलब कह रहे हैं कि अनुकूलित करने के लिए। जैसे क्लासरूम में एक बच्चा कहीं दूसरे परिवेश से आ गया और वो एडाप्टेशन करने में उसको थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो गांव परिवार से रहा होगा, है ना, उसको इतनी जल्दी कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा उस क्लास में। तो आप क्या करोगे, बार बार उसको डांटोगे, फटकारोगे कि तुम इसके लायक नहीं हो, तुम इसके लायक नहीं हो, और ऐसे करके आप जो है नकारात्मक पुनर्बलन करोगे उसको बारंबार। ये क्या सही बात है? बिल्कुल गलत बात है। बच्चा चाहे किसी भी परिवेश से आया हो, आपको क्या करना पड़ता है, आप सभी को सम्मान दीजिए, सभी को इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा प्रदान कीजिए। क्लियर? तो ये बात भी हमारी गलत हो गई। हमारे पास बेस्ट कहां पे है? देखो ये सारे तीनों गलत हैं, मतलब ये सारे के सारे तीनों गलत ऑप्शन है। हमारे पास बचा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर, क्योंकि यहां पे बोला गया था कि वेगोस्की ने खुद बोला हुआ है कि जो है बच्चों को पाठ प्रदान करने, इसका फोल्डिंग के बारे में वेगोस्की ने बताया हुआ है। ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा डिस्कशन, फिर आप कहोगे एक ही क्वेश्चन में गाथा बताए जा रहे हो, है ना, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। फिलहाल के लिए हम डिटेल में इसलिए समझते हैं कि ताकि दूसरा भी क्वेश्चन आ जाए तब भी हम कर सकें इजिली। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा। डेवलपमेंट गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय, यानी विकास किससे प्रभावित होता है, इन्फ्लुएंस्ड किससे होता है, विकास जो होता है, यानी जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया होती है, विकास की जो प्रक्रिया होती है, वो कह रहे हैं किससे प्रभावित होती है। देखो अगर हम विकास की बात करें, तो सभी को पता है इसके बारे में। देखो एक मिनट, बहुत गर्मी हो रही है यार मेरे भाई मेरे। देखो अगर हम डेवलपमेंट की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो आपको पता है कि विकास जो होता है एक सीक्वेंस में होता है, एक क्रम में होता है कि पहले आप छोटे होते हो, फिर आप बड़े होते हो, फिर आप बड़े होते हो। कभी रिवर्स कंडीशन नहीं होती कि आप बूढ़े होते हो फिर 12 साल के हो जाओ, कभी ऐसा होगा? कभी भी नहीं होता है ना। तो वही चीजें, विकास जो होता है क्रम में चलता है। अब ऐसा नहीं कह सकते कि सभी का विकास एक साथ होगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है वो किससे प्रभावित होती है। देखो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि विद्यार्थी के क्या लिखा, व्यक्तिगत कारकों से। बिल्कुल सही बात है कि जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी जो है, उसके व्यक्तिगत कारक, यानी कहां तक वो सीख पा रहा है, कहां तक उसकी एबिलिटीज है ना, उसके व्यक्तिगत कारक क्या है, कैसी उसकी सोच है, कैसी उसकी थिंकिंग है, तो बिल्कुल वो चीजें प्रभावित करेंगी, है ना। व्यक्तित्व तो कैसा बन रहा है ये प्रभावित करता है हमारे डेवलपमेंट को, है ना, कि जैसे हमारे आसपास के लोग होते हैं वैसे हम बोलते चालते हैं, वैसे समझते हैं, है ना। तो व्यक्तित्व तो हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। वही बात है कि व्यक्तित्व तो हमारे डेवलपमेंट की प्रक्रिया में प्रभाव डालता है हमारा, है ना। तो ठीक बात है। स्कूली माहौल, बिल्कुल ठीक बात। जब आप बच्चे को स्कूल विद्यालय में भेजते हो तो वो अपने आसपास के बच्चों से, अपने टीचर्स से मिलता है, तो वो क्यों प्रभावित नहीं करेगा? मतलब आप अगर मेरे से पढ़ रहे हो, अगर 10 दिन मेरे से पढ़ोगे, थोड़ा सा मतलब लगेगा ना ऐसा। वही चीज होती है कि जिसके साथ आप रहने लगते हो, जहां पे आप रहने लगते हो, जिनसे आप सीखने लगते हो, तो वो चीजें हमें प्रभावित करती हैं। तो स्कूल का माहौल भी प्रभावित करेगा। कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो एक सेंटेंस में बात कहूं कि जिस जगह पे आप रहते हो, जिनके साथ में रहते हो, आप धीरे धीरे वैसे बनते हुए चले भी जाते हो। थोड़ा बहुत भले एक आध के केस में ऐसा ना हो, पर ज्यादातर यही होता है। क्लियर? तो ये भी ठीक बात है हमारे लिए, ये भी प्रभावित करेगा। सामाजिक पारिवारिक प्रभावों से, देखो सामाजिक पारिवारिक प्रभाव तो प्रभावित करेंगे ही करेंगे, है ना, कि जिस परिवार, जिस एनवायरमेंट, जिस परिवेश से आप आए हुए हो, तो वो तो आप उसके उसके जैसे आप होंगे, वहां की बोलचाल बोलेंगे आप, वहां की बोली भाषा बोलेंगे आप। मतलब सबसे बड़ी बात कही जाए तो विकास के बारे में आपको सभी को पता है कि जो विकास की प्रक्रिया होती है, यानी जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया होती है, वो हमारी जो होती है एनवायरमेंट यानी पर्यावरण और हेरिडिटी के गुणनफल के बराबर होती है। मैंने पहले बता दिया कि विकास की प्रक्रिया में जो वातावरण है और जो आनुवंशिकी है, दोनों का बराबर बराबर योगदान है। अगर इनमें से कोई आ जाए कि विकास जो होता है वो एनवायरमेंट पर निर्भर करता है पूरी तरीके से, तो काट दीजिएगा, केवल हेरिडिटी पे काट दीजिएगा। इसलिए बोलते हैं जब भी आपको ऑप्शन में ओनली दिख जाए, आप तुरंत वहां से कट कर देना, क्योंकि यही हमारे लिए बेस्ट बात है। ये टैग वर्ड्स हैं। क्लियर? चलो, और हम पढ़ रहे सीडीपी, जहां पे बच्चा एक्टिव होना चाहिए। तीनों ऑप्शन हमारे लिए बेटर थे, है ना। इन तीनों जगहों पे क्या हो रहा है, विकास जो होता है वो प्रभावित करेगा। तो हमारे पास कौन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, डी ऑप्शन में दिया था, यही हमारे पास राइट है ऑफिशियल आंसर की। ये डी में यहाँ पे दिख नहीं रहा, इसकी वजह से मैं लिखे दे रहा हूँ फर्स्ट सेकंड, और जो हमारा फर्स्ट सेकंड और जो हमारा थर्ड है वही हमारा राइट आंसर है। क्लियर? तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि
इसमें क्या बात बोली गई थी, क्लियर। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो स्क्रीनशॉट मारते रहना यार मेरे, क्योंकि मैं कितना ही अच्छा आपको पढ़ा लूं, जब तक आप खुद से थोड़ी सी प्रैक्टिस नहीं करोगे यार मेरे, तब तक चीजें क्लियर नहीं हो सकती। देखो अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, देखो इससे पहले जितनी बार सीटेट हुआ है मैंने पूरा पैटर्न पहली बार तो बता दिया, फिर से मैं बता रहा हूं कि अर्जर्सन और रीजन के जो क्वेश्चन थे, यानी अभिकथन और कारक वाले क्वेश्चन थोड़े से कम आते थे, लेकिन इस बार आपको थोड़े से ज्यादा दिखने वाले हैं अर्जर्सन और रीजन के क्वेश्चंस। चलो, जहां पे आपको एक अभिकथन दिया होगा और एक आपको रीजन दिया जाएगा, जिसमें से कहा जाएगा आप मुझे बताओ दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, या दोनों एक दूसरे के लिए सही है, ये बात बोली जाएगी। चलो पढ़ते हैं अभिकथन क्या लिखा हुआ अभिकथन में। देखो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, अभिकथन ए में लिखा हुआ है कि अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्यावस्था अनुभव सकारात्मक हो। यानी यहां पे बोला गया है, इस स्टेटमेंट में क्या बात करी गई कि जो है अभिभावक यानी पेरेंट्स जो होते हैं और टीचर्स जो होते हैं, उन दोनों को मिलके एक बात सुनिश्चित करनी चाहिए, एक डिसीजन लेना चाहिए कि बच्चों का जो बाल्यावस्था है वो सकारात्मक हो, यानी उनका एक्सपीरियंस जो है वो सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो। मतलब मान लीजिए बच्चा एलकेजी यूकेजी छोटी क्लासेस में बच्चा है, अगर आप टीचर होके और पेरेंट्स दोनों ने मिलकर उनको अच्छा इन्वायरमेंट दिया हुआ है, तो बच्चे का जो एक्सपीरियंस होगा, यानी बाल्यावस्था का जो एक्सपीरियंस होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी उसका जो अनुभव होगा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये अच्छी बात है ना, अगर बच्चा शुरुआत से ही पॉजिटिव रह रहा है तो उसको किसी प्रकार की बात में दिक्कत ही नहीं होगी, अच्छा खासा उसका माइंडसेट होगा, है ना। तो ये बात बिल्कुल सही बात, ट्रू बात है एकदम, क्लियर। यहाँ पे तो ये ठीक बात है। अब कार्ड देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कार्ड में लिखा हुआ है कि बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, क्रिटिकल पीरियड है। कैसा है, क्रिटिकल संवेदनशील पीरियड, यानी बाल्यावस्था की बात करी जा रही है यहाँ पे कि जो बाल्यावस्था होती है वो संवेदनशील पीरियड होता है, क्रिटिकल पीरियड होता है, और खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए। ठीक बात है, आपके सोचने समझने और तर्क करने की जो शक्ति होती है, यानी संज्ञानात्मक आपके मेंटल एबिलिटी जो आपके दिमाग से चीजें संबंधित होती हैं, और संवेगात्मक यानी आपके इमोशंस कैसे हैं, ये चीजें जो होती है बहुत ज्यादा विकास इनके लिए डिपेंड करता है किस पे, बाल्यावस्था के विकास के बारे में। यानी जब आपको परिवेश अच्छा मिलेगा, तो इन्होंने देखो स्टेटमेंट 1 में बोला था कि अगर पेरेंट्स और टीचर ने मिलकर बच्चे को क्या किया, एनवायरनमेंट अच्छा दिया, तो वो पॉजिटिव रहेगा। तो ठीक बात थी। कार्ड में भी ठीक बात बोली गई कि जो बाल्यावस्था होती है वो क्रिटिकल पीरियड होता है, संवेदनशील चरण होता है, किसके लिए, हमारे मेंटल एबिलिटी के लिए, हमारे इमोशंस के लिए। दोनों बातें एकदम बढ़िया लिखी गई हैं, और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, ए एंड आर आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार मेरे, बहुत इजीली आप अटेंड कर पाओगे, एक ही बार में सीटेट पास कर लो। बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास में। कभी सिलेबस चेंज हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, अभी आपको पता है कुछ चेंज हुआ ही नहीं है सीटेट में, है ना। थोड़ा क्वेश्चन ऑफ लेवल पूछने का तरीका थोड़ा चेंज किया गया है, बाकी और कोई बात नहीं करी गई। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इस क्वेश्चन को देख के आप भाग मत जाइएगा, आपको लगेगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैंने इंग्लिश को भी ऐड कर रखा है, तो काफी मुझे कमेंट आए थे कि सर इंग्लिश में भी पढ़ाइएगा, इसलिए मैंने इंग्लिश में भी ऐड कर रखा ताकि आपको भी दिक्कत ना हो और मुझे भी ना। इंग्लिश की वजह से क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिखता है, वैसे जरा सा क्वेश्चन है अगर देखा जाए। देखो अब लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे, यानी जीन प्याजे की बात करें तो ये भी एक रचनाकार है जिन्होंने कहा है कि बच्चा जो होता है वो नन्हा साइंटिस्ट होता है, जिन्होंने डेवलपमेंट की प्रक्रिया को चरणों में बांट दिया है। कैसे, चरणों में बांट दिया, को आपके सामने लिखी हुई संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। मैं इनके बारे में अभी आपको बता रहा हूं। देखो अब अगर हम आगे बात करें, लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एट विच स्टेज do not begin to understand that objects do not cease to exist when they are not of sight। इनका कहने का मतलब है कि लिखा हुआ है कि जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, देखो जीन प्याजे ने ही संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो है वो दिया हुआ है। आगे लिखा है इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर या समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आंखों के ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता है। यानी प्याजे के अनुसार ये कौन सी अवस्था है जहां पे बच्चे के सामने अगर मम्मा आई हुई है, माता जी उनकी आई हुई है, तो उन्होंने फेस पे अपने हाथ रखा और फिर हटा लिया, फिर रखा फिर हटा लिया, तो इससे बच्चे पे क्या फर्क पड़ रहा है, किस स्टेज में होगा। देखो बात करी जा रही है कि बच्चे के वस्तुओं के आंखों के ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता है, यानी बच्चों के सामने से कोई चीज हट गई है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, उन्हें कोई पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये किस स्टेज में आता है, देखो संवेदीगामक की बात करें तो जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है वो संवेदीगामक होती है। 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था हमारी है वो पूर्व संक्रियात्मक है, और 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था है वो हमारी मूल संक्रियात्मक है, और 11 से 15 या 18 वर्ष की जो आयु होती है वो हमारी क्या है, जो है फॉर्मल, यानी जो हमारी क्या नाम एडोलेसेंस होती है उसके बारे में बात करी जा रही है। ये बात आपको समझ में आ गई। 18 वर्ष अभी हो सकती है, यहाँ पे लिखिएगा
कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं आपको। तो बताइए इसके बारे में कौन सी स्टेज के बारे में बताया गया। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है वस्तु स्थायित्व के बारे में। ये आता है संवेदी गामक में। किसमें? संवेदी गामक में आता है कि बच्चे को इस अवस्था की बात यहाँ पे करी जा रही है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि हटा रहे हो या चीजें गायब हो रही है, उसे क्या पता चले। इतनी शक्ति समझने सोचने समझने की शक्ति यहाँ पे होती ही नहीं उसके पास, है ना। चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या करे। सीडीपी का लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद में मैं हिंदी के 2-3 क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं कि हिंदी पेडोलॉजी कैसी आती है। इन क्वेश्चन के माध्यम से आप लेवल समझ सकते हैं कि सीटेट में क्वेश्चन इस बार चाहे यूपीटेट की बात करें दोनों में सेम है। सीटेट और यूपीटेट दोनों के लिए क्लासेस मेरी सेम चलती है। चलो अगर आप दोनों में से किसी की भी तैयारी करें तो अब भी आप इजीली क्लियर कर पाओगे। देखो अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सोशलाइजेशन ऑफ वेरी यंग चिल्ड्रन। देखो सोशलाइजेशन की बात करी जाए तो इसका मतलब होता है सामाजिकरण। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है सामाजिकरण। सामाजिकरण का मतलब जब आप समाज में रह के अपने आसपास के लोगों के द्वारा इंटरैक्ट करके सीखते हैं तो वो सामाजिकरण होता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बहुत छोटा बच्चा होता है उसका सोशलाइजेशन कैसे होता है। लिखा हुआ है कि बहुत छोटे बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यानी हमसे यहाँ पे पॉजिटिव बात पूछी गई। क्या पूछी गई? हमसे यहाँ पे पॉजिटिव बात पूछी गई है कि जो बच्चे होते हैं उनका सामाजिकरण कैसे होता है। बहुत छोटे बच्चों का सामाजिकरण सोशलाइजेशन कैसे होगा। क्लियर? देखो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि विद्यालय सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। अब यहाँ पे प्राथमिक और द्वितीयक के बारे में आपको बता दूं पहले। देखो अगर बात करी जाए, मैं बात करूं प्राथमिक एजेंसी यानी प्राइमरी एजेंट की मैं बात करूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? प्राइमरी एजेंट की बात करूं कि प्राथमिक एजेंसी कौन सी होती है। देखो प्राथमिक एजेंसी की बात करें तो हमेशा परिवार जो होता है, हमेशा फैमिली जो होती है, हमेशा फैमिली जो होती है वो हमारी क्या होगी? प्राइमरी एजेंट होगी। मतलब प्राथमिक एजेंसी जो होती है सोशलाइजेशन की वो होती है परिवार। और दूसरी की बात करी जाए, अगर मैं बात करूं सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी को आपको पता होना चाहिए सेकेंडरी में जो होता है वो हमारा स्कूल वगैरह, मीडिया वगैरह, ये सारी चीजें आ जाती है। स्कूल आ जाएगा, मीडिया आ जाएगी, ये सब क्या आएगा? सेकेंडरी में आएगा। लेकिन परिवार जो होगा वो प्राथमिक एजेंसी होती है। ये बात आपको समझ में आ गई? आगे चलते देखो। अब ऑप्शन नंबर 1 में लिखा विद्यालय सामाजिकरण की प्राथमिक। कहां? विद्यालय तो दूसरी है ना। मैंने अभी आपको बताया स्कूल जो होते हैं वो सेकेंडरी एजेंसी होते हैं, सेकेंडरी एजेंट होते हैं सोशलाइजेशन के। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। परिवार सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था। पहले देखो आ गया ना कि परिवार जो है वो सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है, यानी फैमिली जो है वो प्राइमरी एजेंसी है। क्लियर इतनी बात? तो फर्स्ट सेकंड आंसर जो है राइट आंसर है। आगे देख लेते हैं। सहपाठी समूह सामाजिकरण। सहपाठी की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही, मुद्रक संचार की कोई बात नहीं। हमारे पास बचा हुआ है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर, जहां पे बताया जा रहा है कि परिवार यानी फैमिली जो है वो प्राथमिक एजेंसी होती है सोशलाइजेशन की। हमारी स्क्रीनशॉट फिर हम आगे चले। होपफुली क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो यार लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही लोगे। अगर आप सीटेट और यूपीटेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम से जुड़े हुए हो तो हम आपके डे बाई डे डाउट सॉल्व करने की कोशिश तो कर रहे हैं जितना मेरे से हो पा रहा है। होपफुली क्लास आपको अच्छी लग भी रही होगी जितना मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा? इससे पहले वाला हो गया, एक मिनट रुकना जरा, एक मिनट। चलिए अब यहाँ पे ये तो हो गया पांचवा। अब हम हिंदी का पढ़ लेते हैं क्वेश्चन कि हिंदी का क्वेश्चन क्या है। देखो हिंदी पेडोलॉजी के क्वेश्चन मैं आपको कुछ बताने वाला हूं ताकि चीजें हमारी बहुत ही बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएं। चलो अब हिंदी के कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं, एक दो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है किस परिकल्पना, इसका यहाँ पे मतलब है परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस। परिकल्पना लिखा हुआ है, लिखा हुआ है किस परिकल्पना में यह सुनिश्चित किया गया कि विद्यार्थी व्याकरण के नियमों को जाने और उन्हें सचेतन भाव से याद करें। यानी इनमें से कौन सी ऐसी परिकल्पना है? ये हमारी हिंदी पेडोलॉजी का क्वेश्चन है। इस बार आपको ऐसे क्वेश्चन दिखने वाले हैं हिंदी में कि मैं इंग्लिश में क्या ही ऐड करूंगा, है ना। तो समझ जाओ कि कौन सी ऐसी परिकल्पना है जहां पे आपको ग्रामर के जो रूल याद करने पड़ते हैं। कौन सी परिकल्पना है? क्या वो प्राकृतिक अनुक्रम है? देखो यहाँ पे कोई प्राकृतिक की बात नहीं हो रही, ना निवेश परिकल्पना, ना मनोभावात्मक की बात। ये जो है मॉनिटर परिकल्पना है। इसमें मैं आपको क्या ही बताऊं, ये एग्जैक्ट थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा याद कर लीजिएगा कि जब भी आपके सामने व्याकरण के नियमों की बात आएगी तो आप जाओगे मॉनिटर परिकल्पना के साथ में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, नेक्स्ट समझेंगे हिंदी पेडोलॉजी का सेकंड क्वेश्चन कि हमारा क्या कह रहा है। देखो अब ये भी आपको बहुत अच्छे समझ में आता है। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग होते हैं यार मेरे, है ना, आप इजीली कर सकते हो। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। हमारा हिंदी पेडोलॉजी का सेकंड क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत जो है बच्चों में भाषा विकास का स्रोत है। यानी जो इनमें से सोर्स लिखे हुए हैं ये भाषा के लैंग्वेज के लिए कौन से ज्यादा, कौन सा लैंग्वेज के लिए बेटर हो सकता है भाषा सीखने के लिए। देखो साफ साफ लिख रखा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत जो है बच्चों में भाषा विकास का स्रोत है। ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है कि जब बच्चे दूसरों द्वारा बोली जा रही भाषा पे ध्यान देते हैं। मतलब बच्चे जो लैंग्वेज ज्यादातर उनका स्रोत कहां से होता है, मतलब बच्चे लैंग्वेज को शुरुआत में सीखते कहां से हैं
कि जब दूसरे की भाषा पे ध्यान देते हैं। गर्भावस्था के दौरान माँ द्वारा बोली जा रही भाषा, देखो इसके बारे में डिटेल डिस्कशन तो मैं नहीं बता सकता आपको कि बच्चा गर्भ में होता है तब माँ की आवाज सुनता है कि नहीं सुनता है। क्लियर? फिलहाल के कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो सुनता ही होगा मुझे लग रहा है, तो ये बातें अभी हमें पता नहीं, तो इनको छोड़ देते हैं अभी। बच्चों को जन्म देते समय जिस टाइम जन्म हो रहा है उस टाइम की भाषा मम्मी जो बोल रही है वो उसको याद रहेगी, वो प्रभावित करेगी, या उससे सीखेगा, उसको उस टाइम पे क्या ही पता होगा यार मेरे, है ना। बच्चों के साथ बातचीत करते समय माँ द्वारा अक्सर बोली जा रही भाषा, देखो ये हमारे पास सबसे ज्यादा एक्टिव है यहाँ पे, कि बच्चों के साथ बातचीत करते समय, यानी माँ जो है वो बच्चों से बातचीत कर रही है ना, बच्चों के साथ अंतःक्रिया कर रही, समझ रही, बोल रही है, तो बच्चे उनको सुनते हैं, तो यहाँ पे बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है ना। तो यही हमारे पास बेटर ऑप्शन है कि भाषा का स्रोत जो है, शुरुआत में जो भाषा का स्रोत होता है पहली टीचर माँ ही होती है बच्चे की, समझ रहे मेरी बात। तो यहाँ पे वही है कि माँ बातचीत करती है तो उसके माध्यम से ही बच्चा धीरे धीरे चीजों को सीख जाता है। चलो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और है, लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन था ये। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। ये गलती से हमारे जो पीपीटी मास्टर है ना, इन्हें भाई कुछ भी मैं कितना भी मैं कह लूं, कभी क्वेश्चन नंबर 8 को 6 डालेंगे, कभी कुछ भी गड़बड़ करते रहते हैं। इनको कहते हैं मेरे को बहुत काम है यार जीवन में, भाई मुझे भी बहुत काम है यार मेरे, थोड़ा सही बनाया करो भाई। देखो लिखा हुआ है कि पठन पूर्व कार्य होते हैं, मतलब लिखा हुआ है कि पढ़ने के पहले के कार्य क्या होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जब आप पढ़ते हो तो उससे पहले के कार्य क्या होते हैं, या पहले आप एज अ टीचर क्या कराते हो डिस्कशन करने से पहले। मतलब एक ही चीज है जो मुझे अच्छी लगती है, वो है डिस्कशन, और डिस्कशन करने से पहले मैं क्या बताता हूँ उसके बारे में बात करता हूँ। क्लास की बात तो यहाँ तो मेन बातें ही बताई जाती हैं। अगर मैं कुछ ऐसे प्रोविजन दूंगा तो आपको लगेगा कि काफी फालतू की बातें कर रहे हैं। तो क्लास में जाने से पहले आप क्या करते हो, जब अगर आप टीचर हो तो समझ रहे होंगे, जब आप क्लास में जाते हो चैप्टर को स्टार्ट करते हो तो पहले आप क्या करते हो, चैप्टर के बारे में थोड़ा ओवरव्यू बताते हो। मतलब मैं इस चैप्टर में क्या पढ़ाने वाला हूं आपको, समझ रहे हैं ना, कि जब भी आप क्लासरूम में जाते हो तो आपको पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको ये करना पड़ता है कि बच्चों को पहले माहौल तो बनाए क्लासरूम में कि आज हम ये चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, इसके अंदर आज हम ये पढ़ने वाले हैं, ताकि बच्चे एक्टिव तो हो जाएं एटलीस्ट, है ना। चलो अब देखते हैं पठन पूर्व के कार्य क्या है। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि शिक्षार्थियों की पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए, यानी पठन पूर्व के कार्य जो होते हैं, देखो पहली बात करें, आगे लिखा हुआ है कठिन शब्दों और पदों का अर्थ देने के लिए, केवल कठिन शब्दों और पदों का अर्थ देने के लिए हम बात नहीं करते हैं। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए पठन सामग्री में प्रयुक्त व्याकरणिक बिंदु, क्या केवल व्याकरणिक बिंदुओं की व्याख्या करने के लिए हम पाठ नहीं पढ़ाते। अब आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा कि विद्यार्थियों को पाठ्य वस्तु में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करते हो, मतलब शुरुआत में जब आप जाते हो क्लासरूम में पढ़ाने के लिए, चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए, तो पहले आप उनको थोड़ा मोटिवेट करते हो, अभिप्रेरित करते हो कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूं इस चैप्टर में, ताकि बच्चे एक्टिव हो जाए बढ़िया से, है ना। पठन मतलब जो पढ़ाने जा रहे हो उसमें क्या नाम इन्वॉल्व होने के लिए आप कहते हो, तो ये ऑप्शन बेटर तो है। अब मैं एग्जैक्टली अगर बात बताऊं तो आपको, तो ऑफिशियल आंसर की में ये आया हुआ है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही अच्छा, ऑफिशियली तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है देखा जाए तो। देखो लिखा हुआ है कि शिक्षार्थियों की पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए, यानी पढ़ने में बच्चे रुचि ले रहे हैं कि मे भी थोड़ा बहुत ठीक, ये भी है, लेकिन मूल्यांकन करने के लिए हम नहीं करते हैं। अब ऑफिशियल में बताया गया तो फिर हम यही लगाएंगे, अपने दिमाग क्यों चलाएं हम फालतू में, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों की पठन कुशलता, यानी पढ़ने में वो रुचि ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ये बातें भी आपके लिए जानने के लिए जरूरी है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे लिए फिर भी ऑफिशियल की के अनुसार जो है इसी को भी हम लगाएंगे, फिर देखेंगे बाद में जो भी होगा। चलो फिलहाल के लिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जहां पे भी आपको कोई डाउट रहेगा मुझे कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो जरूर आपके कमेंट के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। और मैं एक बार फिर से कह दे रहा हूं कि अगर आपने अप्रोच नहीं देखी है, सीटेट का और यूपीटेट का पैटर्न देखा नहीं है, तो एक बार चैनल पे जाके क्लिक करो, आपको जो है सारे वीडियो जो है विधिवत मिल जाएंगे, सारी चीजें मिल जाएंगी जो भी आप सर्च करना चाहो मेरे चैनल पे। अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो मैंने 24 मॉक टेस्ट दे दिए सीडीपी के, हिंदी के बहुत सारे वीडियो दे दिए हैं, अगर आप उनको जाके देखें तो एक बार में सीटेट जो है हमारा क्लियर हो जाएगा। और हिंदी पेडोलॉजी की बात करें चाहे मैथ पेडोलॉजी की बात करें, सारी वीडियो हमने प्लेलिस्ट के माध्यम से दे दी है। आप चैनल पे जाइएगा, क्लिक करिए प्लेलिस्ट पे, आपको सारी वीडियो जो है क्रम से मिल जाएंगे, सीरीज बाय सीरीज। मॉक टेस्ट में बहुत सारे पड़े हुए हैं, देख के आप इजीली पास कर ले सकते हैं सीटेट और दोनों यूपीटेट। और क्वेश्चन नंबर जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं समझ में आ गए होंगे, कहीं पर डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट करो, देखेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना यार, मेरे सब्सक्राइब तो कर ही लोगे, ये कोई कहने की बात नहीं, फिर से मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ आपको, ताकि आप मेरे से जुड़ पाएं और मैं आपसे जुड़ पाऊँ, है ना। जल्दी हम, अगर आप सीटेट और यूपीटेट में जल्दी अच्छे खासा स्कोर करोगे, जल्दी हम एक करेंगे पॉडकास्ट आपके साथ में, पक्का गारंटेड। चलो मिलते हैं नई वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहो मजेदार तरीके से, इस बार आप जंग को जरूर जीतोगे बढ़िया तरीके से। थैंक यू सो मच।